अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्केन्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए सब शुरू करते हैं हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, या फिर हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स, ठीक है ना। तो इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात ये कि जो एल्केन्स होती है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है और कार्बन की 2.4 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर होते हैं। तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है, ये वीक वांडरवाल फोर्स देते हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर होते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, वीक वांडरवाल फोर्स होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वांडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस हैं, तो इनमें जो पहला से लेके चौथा कार्बन तक जो मेंबर होता है, यानी कि मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, मीथेन टू ब्यूटेन, ये क्या होती हैं, ये गैसेस होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम जब पाँचवें कार्बन यानी पेंटेन से लेके 17 कार्बन तक जाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है। और C18 से ऊपर जाते हैं तो हमको ये सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। बल्कि वैक्स लाइक सॉलिड होती है। ये क्या होती हैं? वैक्स लाइक सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ये तीनों चीज़ें यानी 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 17 तक और C18 प्लस ये कार्बन 18 के ऊपर तक, ये रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर देखा जाता है। तो ऐसा हमको मिलता है। मतलब शुरू के 4 मेंबर गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, उसके बाद जो है लिक्विड, देन हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई कलर नहीं होता और इनकी कोई स्मेल नहीं होती। ये कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं, इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती, ठीक है। इसके बाद चौथी अगर हम बात करें तो हम ये जो होती हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर होती हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर जो होता है वो पोलर, क्योंकि वाटर हमारा क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, तो पोलर और पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। पोलर पोलर आपस में मिल सकते हैं लेकिन नॉन पोलर पोलर नहीं। तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ती जाती है जब क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। मतलब जितना बड़ा मेंबर होगा उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ता जाता है, जितना बड़ा मेंबर बढ़ता जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर वांडरवाल फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर वांडरवाल फोर्स यानी एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। ये जब बढ़ने लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये है इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो नॉन पोलर होती हैं, 1 से लेके 4 मेंबर जो होते हैं गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 5 से लेके 17 मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, 18 के ऊपर जब जाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में। इन पे कोई कलर नहीं होता, ये ऑर्डरलेस होती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, साथ ही साथ इनकी बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ती जाती है। अब बारी आती है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसमें कोई एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट, जैसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं उस तरह का होता है, ठीक है ना। मतलब एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन का वो रिप्लेस होगा और उसकी जगह कोई और स्पीशी आके लग जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई एल्केन है RH, ठीक है। इसमें कोई एक स्पीशी X है जो कि आके यहाँ पर X को हम हेलोजन मान लेते हैं, ठीक है। तो हेलोजन है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, सनलाइट होगी, और टेम्परेचर जो होगा 520 से लेके 670 केल्विन पर होगा। तो ऐसे केस में जो X है वो H को रिप्लेस कर देगा और हमको RX मिल जाएगा। RX क्या होता है, ये होता है हमारा एल्काइल हैलाइड। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक जनरल रिएक्शन था। इसके एग्जाम्पल को देखें हम तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं
CH4 ले लेते हैं, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl मिलता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। H2 लिख रहे हैं बताने के लिए कि सनलाइट होती है, ठीक है, 520 केल्विन पर। ठीक है ना, ये इस रिएक्शन को हम लोग क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो रही है। इसी तरह अगर मान लें हमारे पास कोई दूसरी एल्केन हो, सपोज करें इथेन है, और यहाँ पर हम ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहे हैं सेम सनलाइट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनकी एफिनिटी कम होती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करते हैं। तो रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का, और क्या बनेगा, CH3CH2Br प्लस HBr। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन ये होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोमिनेशन। मतलब जो भी हैलोजन ऐड हो रहा हो वही रिएक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एल्केन शो कर रहा है हैलोजन के साथ, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली यहाँ पर जो क्लोरीन है या जो हैलोजन है वो फ्री रेडिकल का फॉर्म करता है और उसके बाद इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। ये इसकी मैकेनिज़्म होती है। ठीक है ना, तो आइए मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि कैसे ये स्टेप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले CH4 हम एक रिएक्शन ले लेते हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर 520 केल्विन पर। ये हमको क्या बना के दे रहा है, CH3Cl बना के दे रहा है और साथ ही साथ HCl बना के दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इनिशिएशन। होता क्या है इसमें, इनिशिएशन में जो क्लोरीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो अपने फ्री रेडिकल में टूट जाती है। हम उसको फिश हुक एरो से दिखाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होती है क्लोरीन फ्री रेडिकल में कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप शुरू होता है जो कि है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है कि हमारा जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना हुआ है वो मीथेन के ऊपर अटैक करता है, CH4, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, मीथेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमको मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। ठीक है, बहुत अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब ये जो मीथेन या मिथाइल फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है क्या करता है, दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट जब हम बेसिक टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है, पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो फ्री रेडिकल होता है ना, उसी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल है तो अगेन एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, CH3Cl, साथ में फिर से क्या मिलेगा, Cl का फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और ये वाला जो स्टेप है फिर से रिपीट होगा, जिसमें मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगी। और ये दोनों स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक कि इनकी कंसंट्रेशन में से कोई एक ख़त्म ना हो जाए, यानी मीथेन ना ख़त्म हो जाए या फिर क्लोरीन ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जितनी भी ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्री रेडिकल्स बने हैं सब एक दूसरे से आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ Cl2 बना लेगा। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलके इथेन बना लेगा। ठीक है, इथेन बना लेता है, और साथ ही साथ हमारा जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, CH3Cl। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि इथेन का भी फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स इथेन के भी बनते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये बहुत माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब बहुत कम बनता है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, मेंशन सिर्फ किसका किया जाता है, CH3Cl का और HCl का, क्योंकि ये ज़्यादा बनते हैं और ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएट होगा रिएक्शन जहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, देन प्रोपगेट होगा रिएक्शन जहाँ पर एक एक करके रिएक्शन करेंगे। पहले एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के ऊपर अटैक करेगा जिससे मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, वो मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा और प्रोपगेशन चलता रहेगा तब तक जब तक कि किसी एक की कंसंट्रेशन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, चाहे CH4 की हो चाहे Cl की हो, इनकी कंसंट्रेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। देन उसके बाद हमारा शुरू होता है टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ पर जितने भी फ्री रेडिकल ड्यूरिंग द रिएक्शंस बने हैं वो सब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग बात करें तो जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है नाइट्रेशन। एल्केन जो होते हैं वो नाइट्रेशन शो करते हैं। बेसिकली नाइट्रेशन को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कैसे, कि जिस रिएक्शन में किसी चीज़ में NO2 ऐड हो रहा हो उसको, ठीक है ना, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो अगर हम कोई एक जनरल फार्मूला लेके चलते हैं, हम सपोज कर लेते हैं RH हमारे पास एक कोई जनरल एल्केन है, किसी भी मेंबर को ले सकते हैं पूरे में से, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन होता है, तो हमको क्या मिल जाता है, नाइट्रो एल्केन मिल जाता है और साथ में वाटर मिलता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मिला है ये क्या है, नाइट्रो एल्केन। यानी कि अगर हम इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम जैसे एग्जांपल लेना चाहें तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें CH3H कर रहे हैं, इसको हम इथेन मान लेते हैं, मीथेन मान लेते हैं, सॉरी, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इसका, तो हमको क्या मिलेगा, CH3NO2 और वाटर मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। तो ये नाइट्रोमीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये भी जो है मैकेनिज़्म जो है फ्री रेडिकल वाला ही फॉलो करता है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म पर ध्यान दें तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो कुछ इस तरह का होता है, OHNO2, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेटली 423 केल्विन पर ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल में और नाइट्रो फ्री रेडिकल में, ठीक है। ये नाइट्रो फ्री रेडिकल, ये जो हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल है ये अटैक करता है एल्केन के मॉलिक्यूल पर और हमको फॉर्मेशन होता है किसका, एल्काइल फ्री रेडिकल का, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ये एल्काइल फ्री रेडिकल फिर क्या करता है, कंबाइन हो जाता है नाइट्रो फ्री रेडिकल से और हमको क्या मिल जाता है, RNO2। इसका जो मैकेनिज़्म है ये बुक में मेंशन नहीं है, ये तो हमने ऐसे बता दिया है क्योंकि हो सकता हो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, लेकिन बोर्ड्स वगैरह में 11th-12th के लेवल पर मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो NCERT में जो लिखी रहती हैं वही आती हैं। फिर भी आप जानते रहें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है नाइट्रेशन का, ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में बेसिकली जो एडिशन होगा वो होगा एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप का, ठीक है ना। SO3H ग्रुप का एडिशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सल्फोनेशन, ठीक है। नॉर्मल अल्केन्स जो होते हैं, जिसे जो हायर मेंबर्स होते हैं जिनमें 6 या उससे ज़्यादा के कार्बन होते हैं वो सल्फोनेशन आसानी से कर लेते हैं, जिससे क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है ना। जो सल्फोनेशन शो होता है वो मतलब सब मान के चलिए कि 6 और मोर कार्बन जिस एल्केन में होंगे, 6 और मोर कार्बन जिस एल्केन में होते हैं वो ये आसानी से शो करते हैं, या फिर ये ना हो तो कम से कम ब्रांच्ड हो, ठीक है। इनमें ये आसानी से हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 कार्बन का हेक्सेन, तो CH3 CH2 4 हो गए, 5 और ये 6, ये हो गया हमारा क्या, हेक्सेन। जो हेक्सेन होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में 675 केल्विन पर, ठीक है ना। देखिए मोस्टली रिएक्शंस जो हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एल्केन्स की जो एफिनिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो CH3 CH2 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 5 ये हो गए और एक निकल जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ लग जाएगा क्या, SO3H, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और साथ में इसका बाई प्रोडक्ट वाटर होता है। तो ये हायर मेंबर 6 और मोर कार्बन हो या फिर ब्रांच्ड हो, उन्हीं केसेस में ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। जैसे एक ब्रांच का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं, इसका नाम होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, से रिएक्शन कराएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में अप्रॉक्सीमेटली 675 केल्विन के, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, SO3H। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, बाई प्रोडक्ट होता है वाटर। इसका अगर नाम लिखा जाए तो हमको मिलेगा
ये सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना। तो ये दूसरे नंबर पे है, टोटल 4 है, तो हम लिख सकते हैं इसका नाम होता है 2 मिथाइल, नाम लिखेंगे ये 1, ये 2, 3, 4, इसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं ना सल्फोनिक एसिड को, तो ऐसी नंबरिंग होगी। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो ये रिएक्शन जहाँ पर SO3H ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन जो होता है ये 2 टाइप से होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है कंबशन, जिसको हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट कंबशन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अब कंप्लीट कंबशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी चीज़, कोई भी एल्केन अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी एल्केन बर्न करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n+2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। इस एल्कोन को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 3n+1 2 लगाया जाता है, +1/2 O2, ठीक है, जिससे क्या होता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनते हैं, साथ ही साथ n+1 H2O बनता है। तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी कि हाइड्रोकार्बन्स को जब भी बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ ही हीट और लाइट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम मीथेन का, तो मीथेन को बर्न करने के लिए हमको 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब हमने बताया कि ये कैसा रिएक्शन है, इसमें हीट और लाइट इवॉल्व होती है, तो यहाँ जो इसकी जो इंथैल्पी होती है ना, कंबशन इंथैल्पी जो होती है स्टैंडर्ड, वो होती है -890 किलो जूल पर मोल, मतलब 890 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहाँ से निकल रही होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का ही टाइप है कंबशन, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो याद रखना है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, अगर हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है। बस बैलेंस आउट करने के लिए ये सब इतना सारा एक्सप्रेशन बना दिया है, ठीक है। आप अगर चाहें इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, C4H10, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ब्यूटेन को बैलेंस करने के लिए हमको 13/2 ऑक्सीजन चाहिए रहती है, क्योंकि n की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 30 + 1 31/2, तो बैलेंस आउट करते हैं 13/2, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 4 CO2 + 5 H2O, ठीक है। बेसिकली ये बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, ठीक है। बस बैलेंस आउट करने के लिए कुछ मोल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में सबको पता है कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग स्मोक वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन है अगर और ऑक्सीजन है, बस ध्यान देना है कि लिमिटेड सप्लाई हो, तभी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, लिमिटेड सप्लाई होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ये कार्बन क्या होता है, अगर हम मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे लिमिटेड सप्लाई में तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बैलेंस करते हैं कुछ इस तरह करके, ठीक है, यहाँ पर 3 लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये था हमारा इनकम्प्लीट कंबशन और ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का एक और टाइप होता है जिसमें हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब कि हम यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ बर्न कर रहे हैं, तो हम जब कंबशन माने जला रहे हैं, तो जलाने में हम कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, जितने जल सके जल जाता है। लेकिन जब हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, CH4 है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, 573 केल्विन, और इसको कॉपर की ट्यूब में बर्न करना है, ठीक है ना। कॉपर की ट्यूब में बर्न करेंगे तो ये फॉर्म कर लेता है मीथेनॉल को, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये बैलेंस। ये क्या है, ये है मीथेनॉल, इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल, ये एक तरह का एल्कोहल होता है, ठीक है।
यही अगर हम मीथेन को ले लें अगेन, बस इस बार जो है हम थोड़ा सा कैटलिस्ट में चेंजेस करें। इस बार हम मॉलिबेडनम की ऑक्साइड ले लेते हैं और हाई प्रेशर पे रखते हैं इसको, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये कन्वर्ट हो जाता है HCHO में और वाटर में। अब ये HCHO क्या चीज़ है? ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम लोग मिथेनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होता है? मिथेनल। तो मिथेनल का फॉर्मेशन कर ले। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ ऐसे ही जला दें, बर्न कर दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, मतलब कैटलिस्ट को ध्यान से चूज़ करें, तो हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो एक जनरल एल्केन ले लें RCH3, ठीक है। अगेन इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन इस बार हम सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है इस बार, ठीक है। तो हमने इसमें क्या नोटिस किया कि जब जब हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट ले रहे हैं, यानी कंट्रोल्ड रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ये हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो इस तरह से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, ठीक है। इसकी जो छठवीं केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास आइसोमेराइजेशन, मतलब आइसोमर का फॉर्मेशन करना, ठीक है। मतलब इसके आइसोमर्स क्या होते हैं? चेंज होंगे। जैसे सिंपली समझा जाए तो कि जब कोई नॉर्मल एल्केन है उसको हीट करते हैं हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो वो अपना आइसोमर चेंज कर लेता है और वो ब्रांच चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको क्या करना है? हम हीट कर रहे हैं 575 केल्विन, 573 केल्विन, 75 केल्विन, कुछ भी, एल्युमिनियम क्लोराइड और एसिडिक मीडियम में रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH3। ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन का ही एक आइसोमर होता है क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आइसोमर में अपने आइसोमर में कन्वर्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लें हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास एक कोई बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लें CH3 CH2, यहाँ पर हम इसको 4 टाइम्स ले लेते हैं, CH3 तो टोटल 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा हेक्सेन, ठीक है। सेम कैटेगरी हम इस्तेमाल करेंगे 573 केल्विन, 573 केल्विन एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे HCl यानी एसिडिक मीडियम में। तो हमको दो तरह के आइसोमर मिलते हैं, CH3 CH, CH2 CH2 CH3। पहला तो ये मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन। यह हमारे पास आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। एक और हमारे पास आ सकता है यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो गया हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से ये आइसोमेराइजेशन करता है। कब? जब एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ लगभग यहाँ पर कुछ प्रेशर भी, यहाँ टेम्परेचर जो है हमारा 573 केल्विन है, ठीक है। प्रेशर जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 35 ATM रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से आइसोमेराइजेशन को शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में ये नॉर्मल एलिफैटिक कंपाउंड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 to 8 कार्बन वाले अगर एल्केन्स हैं, ठीक है, उनको हम हीट करते हैं 773 केल्विन में, 10 से लेके 20 ATM प्रेशर में। तो ये एलिफैटिक से कन्वर्ट हो जाते हैं एरोमेटिक में, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास अगर हेक्सेन है तो CH3 CH2 CH2 3, एक ही 4 हुआ, एक और 5 और ये 6, ये हो गया हमारे पास हेक्सेन, ठीक है। क्या करना है इसको? 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्रोमियम की ऑक्साइड ले लेंगे यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट। वैसे हम चाहें तो यहाँ वेनेडियम की ऑक्साइड भी ले सकते हैं या फिर मॉलिबेडनम की भी ऑक्साइड ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेंजीन में। तो बेंजीन का ये फार्मूला होता है, या हम इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर एक C6 हो गए, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये बेंजीन हो गया हमारा,
ये क्या हो गया, बेंजीन। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं। फार्मूला इसका होता है C6H6, इसी को बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही हम चाहें तो टॉलुइन भी बना सकते हैं। बस हम क्या करना है, CH3 CH2 5 टाइम्स, एक CH3 लगा ले, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हेप्टेन। ठीक है ना, 7 कार्बन है इसलिए इसमें हेप्टेन। कंडीशंस हम लोग क्या रखेंगे, मान लेते हैं इस बार हम लोग वेनेडियम ऑक्साइड ले लिया, टेम्परेचर 773 केल्विन और 10 से लेके 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 6 कार्बन तो बेंजीन बना लेंगे और एक CH3 बाहर रह जाएगा, ये हो जाता है हमारा टॉलुइन। ये एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना, हमने जब क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में बताई थी तो उसमें बताया था ये, इसका एग्जाम्पल ये होता है हमारा बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा और है पायरोलिसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पायरोलिसिस बुक में थोड़ा सा मेंशन किया है एक जगह, पायरोलिसिस क्या होता है। ठीक है, पायरोलिसिस हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन को हीट के प्रेजेंस में होना। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होना हीट के प्रेजेंस में, तो लिख देते हैं इसको डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसकी वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई कंपाउंड, मान लेते हैं हमारे पास हेक्सेन ही है अगर, ठीक है, हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, 6 से 7 ATM पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, C6H12 में, और हाइड्रोजन बाहर आती है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, हम इसको और हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, C4H8 में और C2H6 में। इस तरह से ये ब्रेक डाउन होता जाता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसी को बोला जाता है पायरोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन कंपाउंड की होना हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये 7-8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।